अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डिमिस्टिफाइड फिजिक्स बाय आकिब सर। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये जो मोशन है इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। आप सभी लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा मोशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लेकिन लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए मुझे पहले फोर्स समझना जरूरी है, क्योंकि जो लॉज ऑफ मोशन है ये भी इसी चीज को डिफाइन करते हैं, दैट्स फोर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक, ये जो यहाँ पे इस चैप्टर में जो जितने भी हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे वो सारे कंसेप्ट्स इसी फोर्स से रिलेटेड हैं। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले हम फोर्स को ही डिफाइन करें, फोर्स होता क्या है, फोर्स को एक्सप्लेन करें। लेकिन ये शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स होता क्या है तो आपसे यही जवाब मिलेगा, सर पोलर पुश फोर्स होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं पोलर पुश फोर्स नहीं होता है, ये सिंपली फॉर्म्स है फोर्स की। अब आप बताओगे सर कैसे? जब भी आप फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो हमारे जो डोर्स होते हैं, दरवाजा जो होता है, हमें पता है वो दरवाजा वो डोर जो होता है उस जब हम कमरे में अंदर जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पुश करते हैं। तो अगर हम अब दरवाजा बंद करना होता है तो हम दरवाजे को पुश फिर से पुश करते हैं। लेकिन जब कमरे से बाहर निकलना होता है तो हम दरवाजे को पुल करते हैं। या अगर किसी शॉप में आप जाते हो तो उस शॉप में लिखा हुआ होता है पुश। अगर कोई डोर है वहां पे, उस डोर पे लिखा हुआ होता है पुश, देन यू पुश द डोर। ठीक, आप उसको पुश करते हो और उसके बाद वो जो आप शॉप के अंदर जा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे जो है डोर जो है, चाहे वो किसी हमारे रूम का डोर हो या किसी शॉप का डोर है, ठीक, वो डोर खुद ब खुद नहीं खुलता है। ठीक, ना ही खुद ब खुद बंद हो जाता है। चलो अगर मानते हैं कुछ डोर ऑटोमेटिकली फिर वापस आ जाए स्प्रिंग की वजह से, ठीक, तो चलो मानते हैं। लेकिन ये जो डोर होता है ये डोर खुद खुलता नहीं। ठीक, हमें इस पे कुछ एफर्ट अप्लाई करना होता है। ठीक, तो जब हम उस पर कुछ एफर्ट अप्लाई करते हैं तब जाके वो डोर खुल जाता है, तब जाके हम किसी कमरे में एंटर हो सकते हैं या किसी शॉप में एंटर हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर मैं कहीं पे फॉर एग्जांपल किसी सरफेस पे मैंने एक बॉल रखी है, ये जो बॉल है ये रेस्ट में है, एक फुटबॉल है या कोई भी बॉल है, ये मैंने किसी सरफेस पे रखा है और ये रेस्ट में है। तो अगर आप इस बॉल को किक करोगे तो विदाउट टचिंग दिस बॉल, बिफोर किक आउट दिस बॉल, आप क्या करते हो, ये जो बॉल होती है रेस्ट में होती है, ये खुद ब खुद मोशन में नहीं आएगी। तब तक मोशन में नहीं आएगी जब तक आप इस पे कोई एफर्ट अप्लाई नहीं करते हो। ठीक, जब भी आप इस पे एफर्ट अप्लाई करोगे, जब भी आप इसको टच करोगे, या तो आप इसको किक करोगे या हाथ से उठा के इसको थ्रो करोगे। ठीक, तो इसका मतलब है ये जो बॉल है, ये बॉल अब मोशन में आएगी। ये एक स्टेट में थी, इसकी जो स्टेट थी वो स्टेट ऑफ रेस्ट था। ठीक, लेकिन अब इसकी स्टेट चेंज हो गई, ये अब मोशन में आ गई बॉल। लेकिन बॉल किस वजह से मोशन में आ गई, इसका पीछे ये जो वजह है, जो काज है, वो काज यही है कि आप लोगों ने या हमने इस पे एक एफर्ट अप्लाई किया है। तो विदाउट दिस एफर्ट ये जो बॉल है ये अपनी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट, ये वो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करता है। तो कोई भी चीज, अगर आपको और एक एग्जांपल देता हूं मैं, जब कोई बैट्समैन, हम क्रिकेट सभी लोगों ने देखा होगा, जब बैट्समैन शॉट मारता है एक बॉल पे, ठीक, तो फील्डर उसे रोकने की कोशिश करता है, या तो फील्डर रोक सकता है उस बॉल को या तो कोशिश करता है रोकने की। ठीक, तो आपको बता दूं कि जब फील्डर के पास बॉल आती है तो फील्डर क्या करता है, उस बॉल पे एक एफर्ट अप्लाई करके उस बॉल की जो मोशन होती है वो डिस्ट्रॉय करता है और उस बॉल को रेस्ट में लाता है। ठीक, तो रेस्ट में बॉल तभी आती है जब फील्डर उस पर एक एफर्ट अप्लाई करता है। अगर वो उस बॉल पे कोई एफर्ट अप्लाई नहीं करेगा तो वो बॉल रेस्ट में नहीं आएगी। ठीक, तो विदाउट दिस एफर्ट ये जो बॉल जो है ये रेस्ट में नहीं आएगी, या अगर बॉल रेस्ट में है वो मोशन में नहीं आती है। ठीक, तो कोई भी चीज अपनी स्टेट जो है तब तक चेंज नहीं करती है जब तक उस पर कोई एफर्ट अप्लाई नहीं होता है। तो इसी तरह और एक एग्जांपल दे, तो अगर मेरे पास रबर बॉल है, उस रबर बॉल को मैं प्रेस करूंगा, या बैलून है मेरे पास, मैं उसको प्रेस करूंगा, तो मैं उसकी जो शेप है, साइज है, डायमेंशंस है, या कहूंगा मैं सिंपली उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकता हूं बाय अप्लाइंग सम एफर्ट। मैं उसमें कुछ एफर्ट अप्लाई करके उसकी जो शेप है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, डायमेंशंस है, साइज है, वो चेंज कर सकता हूं। या हम कहेंगे अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में है, हम उस
बॉडी डायरेक्ट किसी डायरेक्शन में चल रही है, हम उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में पड़ी हुई है, हम इस बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक एफर्ट की जरूरत होती है, एक एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो अब फोर्स क्या होता है? फोर्स सिंपली एक एफर्ट होता है, इट इज एन एफर्ट जो एक बॉडी को क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ये इस बॉडी को मोशन में लाता है, या अगर कोई बॉडी मोशन में है, ये उसको रेस्ट में लाता है। लेकिन यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहीं एस्पेक्ट्स में या कई फिनोमिनाज में इस तरह भी होता है कि जब हम किसी चीज पे ये एफर्ट अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड पे एफर्ट अप्लाई कर रहा हूं, मैं इस पे पुश लगा रहा हूं, ठीक, इसको पुश कर रहा हूं इस बोर्ड को, लेकिन ये बोर्ड वॉल के साथ चिपका हुआ है, ठीक, बट दिस बोर्ड इज नॉट मूविंग, ठीक, ये बोर्ड जो है ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस पे एफर्ट नहीं किया। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मैंने यहां पे एक बॉल रखी थी, जब भी हमने इसको किक की इस बॉल को, ठीक, तो ये बॉल जो है मोशन में आ गई, ठीक। लेकिन अगर इस बॉल की जगह पे हम एक बड़े स्टोन को रखेंगे, ठीक, एक बड़ा पत्थर रखेंगे, एक बड़ी स्टोन रखेंगे, अगर हम उस स्टोन को किक करेंगे, क्या वो स्टोन अपनी जगह से हिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एफर्ट अप्लाई नहीं किया, हमने एफर्ट बिल्कुल अप्लाई किया है, ठीक है, हमने इस पे एफर्ट लगा दिया है, मैंने भी इस बोर्ड पे एफर्ट लगाया, ठीक, लेकिन ये बोर्ड जो है मूव नहीं हो रहा है। इसको मूव करने के लिए मैंने उतना एफर्ट इस पे अप्लाई नहीं किया जितना एफर्ट मुझे इस पे जितना एफर्ट इसको मूव करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जो है मैं एफर्ट तो अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस बोर्ड को मोशन में लाऊं, या जो यहां पे मैंने ये स्टोन रखी है, मैं इस पे तो एफर्ट कर रहा हूं, लेकिन जो एफर्ट मैं इस पे कर रहा हूं ये उतना ज्यादा नहीं है ताकि मैं इस स्टोन को मूव कर सकूं, ठीक। तो इसका मतलब यह है मैं एफर्ट अप्लाई कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इस स्टोन को मोशन में लाने की। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी जगह पे एफर्ट अप्लाई करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे जो बॉडी है उसकी स्टेट चेंज होगी, या तो बॉडी की स्टेट चेंज होगी या तो हम कोशिश करेंगे उस बॉडी की स्टेट चेंज करने की, ठीक। तो ये दोनों चीजें जो है इसको हम कहते हैं एफर्ट। एफर्ट इज सिंपली, यानी हम कहेंगे फोर्स को अब हम किस तरह डिफाइन करते हैं। सो दिस फोर्स इज एन एफर्ट which brings or tries to bring the body into motion, which destroy or tries to destroy the motion of the body, or which changes or tries to change the direction or configuration, हम ये भी कह सकते हैं शेप एंड साइज और डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, ठीक। तो या तो कोशिश करेगा उस बॉडी की डायमेंशंस या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की, या तो उस बॉडी की डायमेंशन चेंज करेगा, ठीक। उस एक्सटर्नल एफर्ट या उस एफर्ट को हम कहते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या है? सिंपली फोर्स ऑफ पोलर पुश नहीं है, दिस पोलर पुश इज द फॉर्म्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स सिंपली एक एफर्ट होता है जिस एफर्ट से हम एक बॉडी की स्टेट को या तो चेंज करते हैं या तो कोशिश करते हैं उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने की, ठीक। तो हम फोर्स को फिर डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो फोर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, या हम कहेंगे इट इज एन एफर्ट which changes or tries, या हम कहेंगे tend, which tries or tends to change the state of motion or rest of a body, या हम कहेंगे which changes or tries to change, या हम कहेंगे tends to change the direction or size या शेप, या हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी। तो इस एक्सटर्नल एफर्ट को हम सिंपली फोर्स बोलते हैं। तो अब फोर्स क्या है?
फोर्स अब सिंपली एक एफर्ट है। अगर हमारे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी रेस्ट में है, तो अगर हम इस बॉडी पे कुछ एफर्ट अप्लाई करके इस बॉडी को मोशन में लाएंगे या कोशिश करेंगे इसको मोशन में लाने की, ठीक, तो हम उस एफर्ट को बोलेंगे फोर्स। या अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी अब मोशन में है और हम इस बॉडी पे एक एफर्ट अप्लाई करके इसको या तो रेस्ट में लाएंगे या कोशिश करेंगे इसको रेस्ट में लाने की, ठीक, तो उस एफर्ट को भी हम फोर्स बोलेंगे। या तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी किसी डायरेक्शन में चल रही है और हम इस बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज करेंगे, या तो चेंज करेंगे या तो कोशिश करेंगे इसकी डायरेक्शन चेंज करने की, ठीक, तो उस एक्सटर्नल एफर्ट या उस एफर्ट को हम बोलेंगे फोर्स, ठीक। तो या अगर किसी बॉडी की कोई शेप है, या तो हम इसकी शेप चेंज करेंगे या कोशिश करेंगे इसकी शेप चेंज करने की, या अगर हम कहेंगे किसी बॉडी की जो कुछ साइज है, ये जो साइज है ये साइज हम चेंज कर सकते हैं या कोशिश करेंगे चेंज करने की, उस एफर्ट को हम बोलेंगे फोर्स। तो फोर्स क्या है? अब फोर्स सिंपली एक एफर्ट है और इस एफर्ट को अप्लाई करने के बाद हम जो स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बॉल है ये रेस्ट में है, तो हम कहेंगे इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक। अगर बॉडी चल रही है, मोशन में है, तो हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक। बॉडी किसी भी मोशन में हो, चाहे वो स्टेट किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, ठीक, या इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, या किसी डायरेक्शन में चल रही हो या किसी डायरेक्शन में पड़ी हो, ठीक, अगर हम इसकी स्टेट चेंज करेंगे तो उसके लिए मुझे एक एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। उस एफर्ट को जिससे हम किसी बॉडी की स्टेट चेंज करेंगे या कोशिश करेंगे उसकी स्टेट चेंज करने की, तो उस एफर्ट को हम बोलते हैं फोर्स, ठीक। तो यही है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दिस फोर्स। अब यहां पे और एक चीज है, अब ये जो फोर्स हमने अब सीखा है, फोर्स अब एक एफर्ट होता है, तो हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं एफर्ट, या हम कहेंगे कॉज, इसको और एक नाम भी दे सकते हैं कॉज। इट इज एनी एफर्ट और ए कॉज। कॉज क्या है? एक्चुअली वजह, यानी अगर कोई चीज किसी स्टेट में है और ये अपनी स्टेट चेंज कर रही है, लेकिन ये स्टेट किस वजह से चेंज कर रही है, उस वजह को हम फोर्स बोल रहे हैं, उस एफर्ट को हम फोर्स बोल रहे हैं, ठीक। तो यहां पे फिर से बता रहा हूं मैं, अगर बॉडी मोशन में है, वो हमने उसकी मोशन डिस्ट्रॉय की, लेकिन उसकी मोशन किस वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, किस एफर्ट से डिस्ट्रॉय हो रही है, उसी एफर्ट को, उसी कॉज को हम फोर्स बोलते हैं। सो हम इस तरह फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एनी एफर्ट और कॉज which changes or tries to change the state of motion or rest of a body, or which changes or tries to change the direction or size, shape or configuration of the body। हमने अब फोर्स को एक्सप्लेन और डिफाइन भी किया। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो फोर्स है, जो क्वांटिटी है अब हमारे पास फोर्स, ये क्वांटिटी अब वेक्टर है या स्केलर, यानी फोर्स जो है ये स्केलर है या वेक्टर। ये समझने के लिए फोर्स जो है ये स्केलर है या वेक्टर, इसकी हमें मैथमेटिकल फॉर्म पता होनी चाहिए, लेकिन वो मैथमेटिकल फॉर्म हम लॉज ऑफ मोशन में एक्चुअली डिराइव करते हैं, वहीं पे हम वर्कआउट करके उसको प्रूव करते हैं, वहां पे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो मैथमेटिकल फॉर्म लेता हूं कि यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, तो वहां पे हम उस मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिकल फॉर्म, जो टेक्निकल फॉर्म है, फोर्स एक्चुअली किसके बराबर होता है मैथमेटिकली? मास। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यानी फोर्स जो होता है ये किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये हमें बाद में प्रूव भी करना है न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन में, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए, ये वेक्टर है या स्केलर, तो वो यहाँ पे दिखाने के लिए मैं इसको डायरेक्टली ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक। तो अगर मेरे पास कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी का मास m है और ये बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन a है, तो मेरे पास जो फोर्स आएगा वो फोर्स किसके बराबर होगा? दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्केलर और वेक्टर जो है मल्टीप्लीकेशन में, आपको पता है स्केलर वो क्वांटिटीज होती है, ऑलरेडी आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। स्केलर्स वो क्वांटिटीज जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक। और ये जो वेक्टर्स होते हैं इनकी दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक। तो ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर होता है।
व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर द रिजल्ट इज अ वेक्टर। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा यहाँ पे जो फोर्स है, ये जो इस फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन खुद वेक्टर है, इसको मास के साथ जब मल्टीपल करेंगे, ठीक, तो ये हमारे पास ओवरऑल जो क्वांटिटी बचेगी वो क्या होगी, वो क्वांटिटी है वेक्टर। ठीक, तो इसका मतलब ये है ये जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो हम यहां पे लिख सकते हैं जो फोर्स होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Force is a vector quantity. That means it has both magnitude as well as डायरेक्शन। इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स है, फोर्स एक डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब कुछ प्लेयर्स फुटबॉल खेलते हैं, ठीक, एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को फुटबॉल पास करनी है, ठीक, लेकिन वो किस तरह करता है, वो उस फुटबॉल को उसी डायरेक्शन में किक करता है जिस डायरेक्शन में उसका प्लेयर अपना प्लेयर हो। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी भी डायरेक्शन भी है। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये पता चला जो फोर्स है, फोर्स अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे अब इसका जो यूनिट है, यही यूनिट अब हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट्स हम किस तरह डिस्कस करेंगे, तो यूनिट्स हम डिस्कस इसी वैल्यू से, जो फोर्स है, फोर्स हमें पता है, फोर्स अब किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए, मास का जो पहले हम एसआई यूनिट देखेंगे, एसआई सिस्टम में देखेंगे, एसआई यूनिट इस फोर्स का क्या होगा, मास का हमें पता है, एसआई यूनिट जो है वो केजी है। ठीक, और एक्सेलरेशन का हमें पता है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये जो यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, मास। ठीक, मास का जो यूनिट है एसआई सिस्टम में, दैट इज एसआई यूनिट जो है वो केजी है, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो फोर्स का यूनिट है वो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है, वो फोर्स का एसआई यूनिट किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम एसआई सिस्टम में न्यूटन बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब है जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूटन कहते हैं एसआई सिस्टम में। इसका मतलब जो यूनिट है, एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। लेकिन न्यूटन किसके बराबर होता है एसआई सिस्टम में, न्यूटन खुद न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो यह है एसआई सिस्टम में इसका यूनिट। लेकिन अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो चलो सीजीएस सिस्टम में जो है इसका जो यूनिट है वो यूनिट इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। सीजीएस सिस्टम में देखिए केजी जो है ये ग्राम में लेते हैं। सीजीएस सिस्टम में देखेंगे, सीजीएस में इसका यूनिट क्या होगा फोर्स का, देखो केजी के बदले में ग्राम आएगा, मीटर के बदले में सीएम आएगा, सेंटीमीटर। ठीक, सीजीएस में मीटर के बदले सेंटीमीटर होता है। ठीक, लेकिन ये जो सेकंड है ये सीजीएस में भी सेकंड ही रहेगा। ठीक, जो यूनिट होता है टाइम का यूनिट सीजीएस और एसआई में दोनों में सेम रहता है। ठीक, वो सेकंड है यहां पे भी और यहां पे भी। यहां पे केजी के बदले में सीजीएस में केजी के बदले में ग्राम है, मीटर के बदले में यहां पे सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमारे पास जो फोर्स का यूनिट है वो फोर्स का यूनिट ऑफ जो है, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस, सीजीएस सिस्टम में जो हमारा यूनिट अब आ गया वो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम सीजीएस में डाइन बोलते हैं। ठीक बेटा, यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये डाइन वो डाइन नहीं है जिसको हम कश्मीरी में रांटस बोलते हैं। ठीक, एक्चुअली यहां पे एक यूनिट है। ठीक, डाइन इज ए यूनिट। ये डाइन किसके बराबर होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो यहां पे जो डाइन है, यहां पे लिख दूं मैं, दिस डाइन इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज ए यूनिट। ओके, इट इज अनदर यूनिट ऑफ दिस फोर्स। फोर्स के दो यूनिट है, एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस में अगर देखेंगे इसका यूनिट डाइन होता है। डाइन किसके बराबर होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह जो है ये जो फोर्स है, फोर्स के जो यूनिट है वो भी हमने डिस्कस किए यहाँ पे। तो अगर आपको 1 न्यूटन फोर्स आप डिफाइन करना होगा, 1 न्यूटन फोर्स आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसी यूनिट से आप डिफाइन कर सकते हो। 1 न्यूटन फोर्स,
1 न्यूटन फोर्स अगर आपको डिफाइन करना होगा, 1 न्यूटन फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी का जो मास है वो 1 kg है और इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितनी है? 1 यूनिट एक्सेलरेशन है। 1 यूनिट एक्सेलरेशन मींस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है। तो हम कहेंगे अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, उस फोर्स से इस बॉडी का जो मास है 1 kg मास जो बॉडी है, अगर इस पे हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस फोर्स से इसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हम कहेंगे हमने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया है? 1 न्यूटन फोर्स। तो 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन फोर्स होगा 1 kg मास अगर किसी बॉडी का है इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो इस तरह हम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह हम 1 डाइन फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास अब बॉडी का जो मास है 1 ग्राम है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक, तो हम कहेंगे इस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ है? 1 डाइन फोर्स अप्लाई हुआ है। तो इस यूनिट्स और या ये जो हमने यहाँ पे यूनिट डिस्कस किया और इस तरह हमने यहाँ पे ये जो फोर्स को डिफाइन भी किया है, 1 न्यूटन फोर्स, 1 डाइन फोर्स। तो अब यहाँ पे और एक चीज हम सीखने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स डिस्कस करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अब यहां पे इसको हम मिटा देंगे। अब हम यहां पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को डिस्कस करेंगे। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप वर्ड से ही जान गए होंगे बैलेंस, अनबैलेंस, ये वर्ड्स आप जानते हैं, ठीक। तो देखिए बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? अगर मेरे पास कोई बॉडी है यहां पे, ठीक, यहां पे एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं कुछ फोर्सेस अप्लाई करता हूं। चलो मैं यहां पे इसको एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, इसको मैं फोर्स F1 रखता हूं, ये इस डायरेक्शन में है। और यहां पे इस एंड पे और एक फोर्स अप्लाई करता हूं, उस फोर्स का नाम रखूंगा मैं F2, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है, ठीक। ये भी F2 इज अनदर फोर्स, 2 फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं इस बॉडी पे, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी। इस फेस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक। इस फेस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है। देखिए अगर ये फोर्स जो है, अगर यहां पे ये फोर्स फॉर एग्जांपल यहां पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है इस फेस पे, अगर इस फेस पे भी 5 न्यूटन फोर्स जो है 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर दोनों फेसेस पे इक्वल फोर्सेस हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है अगर F1 किसके बराबर है? F2 के बराबर। यहां पे इस एग्जांपल में हमने दोनों को 5 न्यूटन रखा है। तो अब क्या लगता है आपको, अगर हम पहले इस फोर्स को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। चलो यहां पे पहले फोर्स नहीं, इसी डायरेक्शन में फोर्स है। जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर ये फोर्स हम पहले नेग्लेक्ट करेंगे, इसको पहले इस फोर्स को नहीं रखेंगे, पहले इस फोर्स को रखेंगे लेकिन इस डायरेक्शन में, तो कितना फोर्स लगाएंगे? 5 न्यूटन। तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी। लेकिन जब दोनों फोर्सेस एक साथ इस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल है, इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये जो बॉडी है यहां पे अपनी पोजीशन पे जो है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, क्या ये अपनी इनिशियल पोजीशन चेंज करेगी? ये बॉडी बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि यहां पे दोनों साइड में इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, इसका मतलब है यहां पे जो ये फोर्सेस है, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक। बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर वो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगे, ठीक, तो वो जो बॉडी है वो
अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेगी। ठीक, तो इसका मतलब है इस पे जो फोर्स है वो फोर्स कितना है, वो बैलेंस्ड फोर्स है। तो आपको एक एग्जांपल दे दूं यहां पे। ठीक, तो अगर मेरे पास कोई टेबल है, ठीक, दिस इज द सरफेस ऑफ टेबल, या एक टेबल है फॉर एग्जांपल, इस टेबल पे कोई चीज है, चलो इस पे एक बुक है, इस टेबल पे अगर इस टेबल पे कोई बुक है, हमें पता है इस बुक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा होता है। हर एक चीज, जब भी हम किसी चीज को अर्थ सरफेस पे लेके आते हैं तो ये किस तरह फॉल होती है, अर्थ सरफेस की तरफ फॉल होता है। ठीक, अगर हम किसी चीज को टेबल पे रखते हैं, लेकिन वो टेबल पे रखने के बाद ये जो चीज है ये रेस्ट में आता है, इसका मतलब है ये जो टेबल इस चीज पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक, वो किसके बराबर होता है, ये जो इसका डाउनवर्ड फोर्स होता है, ये जो इसका डाउनवर्ड पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल, ये उस पुल ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करता है। और बैलेंस करने के बाद ये जो बुक यहाँ पे है, ये यहाँ पे इस टेबल पे रेस्ट में रहती है। ठीक, अगर हम इस बुक को टेबल से उठा के यहाँ पे स्पेस में रखेंगे तो आपको क्या लगता है, ये जो बुक यहाँ पे है, ये बुक यहाँ पे स्पेस में हवा में रेस्ट में रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स होता है। ठीक, ये जो एयर फ्रिक्शन होगी, वो एयर फ्रिक्शन इस डाउनवर्ड पुल को बैलेंस नहीं कर पाता है, वो कम होता है। ठीक, क्योंकि जितना फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जितना होता है, ये एयर फ्रिक्शन उससे बहुत कम होता है। ठीक, ये एयर फ्रिक्शन उस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, और ये जो बुक है ये किस तरह, ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक, तो ये मूव हो जाएगी डाउनवर्ड्स। ठीक, तो यहां पे जो है ये टेबल क्या करता है, इसको यहां पे एक फोर्स, अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, और यही टेबल का अपवर्ड फोर्स इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करके इस बुक को रेस्ट में रखता है। ठीक, तो यह है अनदर एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पे हम कुछ फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो फोर्सेस इक्वल अपोजिट फोर्स डायरेक्शन में इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम उन फोर्सेस को कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स जब अप्लाई होगी किसी भी बॉडी पे, तो बॉडी अपनी जगह से, अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव नहीं होती है। ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन में, वो अपनी रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। ठीक, तो अगर अब किसी बॉडी पे, ठीक, ये है बैलेंस्ड फोर्स, लेकिन अगर हम अब देखेंगे बैलेंस्ड, अगर यही बॉडी लेंगे लेकिन अब इस डायरेक्शन में हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में खाली 5 न्यूटन फोर्स है। ठीक, अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स है, देखिए इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, इस डायरेक्शन में कम फोर्स है। ठीक, अगर इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, ये जो बॉडी अब है यहां पे है, ये बॉडी अब किस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, ये बॉडी अब उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं। ठीक, अगर हम किसी बॉडी पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट या हम कहेंगे अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे। ठीक, यहां पे जो फोर्सेस है अब इक्वल फोर्सेस नहीं है, अनइक्वल फोर्सेस है। जब हम एक ही बॉडी पे अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की, वो उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स हमने अप्लाई किया होगा। ठीक, तो इस डायरेक्शन में हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है, तो इस डायरेक्शन में हमने कम फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो बॉडी है ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो क्योंकि यहां पे जो है, यहां पे 10 न्यूटन फोर्स है, यहां पे खाली 5 न्यूटन फोर्स है, तो यहां पे जो ये फोर्सेस है F1 और F2, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, टोटल फोर्स जो इस बॉडी पे होगा, वो टोटल फोर्स कितना होगा, दैट इज द F1 फोर्स माइनस F2। ठीक है, F1 कितना है, जो बड़ा फोर्स है वो यहाँ पे F1 ही है, दैट इज 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। ठीक, तो इसका जो आएगा रिजल्ट दैट इज 5 न्यूटन। तो इसका मतलब है जो बॉडी जो यहाँ पे है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स अब आ गया वो 5 न्यूटन है। किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। ठीक, इस जहां किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है। ठीक, तो जब हम किसी बॉडी पे इक्वल फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन अ बॉडी, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की वो 0 होगी। उस टाइम उन फोर्सेस को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो अगर यहां पे बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहे, हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस है। लेकिन अगर हम अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में किसी बॉडी पे, ठीक, तो ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस होगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो उस टाइम हम उन फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दी है, यहाँ पे जो टेबल पे हमने बुक रखी थी ये रेस्ट में आती है, क्योंकि ये जो टेबल की सरफेस है ये उस पर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसको बैलेंस
करके इस बुक को रेस्ट में लाता है, ठीक। लेकिन जब हम इस बुक को इस तरह हवा में रखेंगे और फिर छोड़ेंगे, ये बुक जो है ये किस तरह फॉल होगी, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस फॉल होगी, ठीक। तो इसका मतलब ये है जो एयर फ्रिक्शन है, जो एयर इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, वो फोर्स बहुत कम है इस ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो नेट जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ठीक। तो यहां पे हम कहेंगे जो फोर्सेस यहां पे है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो एयर फ्रिक्शन से फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो कम होगा, और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या है जो बॉडी है ये डाउनवर्ड फॉल होगी, ठीक। तो इसी तरह हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, ठीक। तो जो आने वाले लेक्चर्स है वो हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।